हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज इकोलॉजी का ये टॉपिक है कैरेक्टर्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कम्युनिटी आप जानते हो, पहले भी बता चुके हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन द एरिया। इन नेचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन एसोसिएशन विद ईच अदर। ए ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज, उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी। ए ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियल इंट्रैक्शन इन ए नेचुरल एरिया इज नोन एज कम्युनिटी, या फिर इसको हम बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं। जब डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप जो होता है साथ साथ रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हों, और साथ रह करके म्यूचुअल टॉलरेंस शो करते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल इंट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बेनिफिशियली इंट्रैक्शन करते हैं तो वो नेचुरल एरिया कम्युनिटी कहलाती है या बायोटिक कम्युनिटी कहलाती है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वो कहलाती है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी, तो ये तो कम्युनिटी को डिस्क्राइब हो गया। अब कम्युनिटी को जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इट इज़ पॉइंटेड आउट अबव दैट ईच कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, डोमिनेंस एंड सक्सेशनल ट्रेंड। ये कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी। टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ दीज aspects of any community, there are taken into consideration a number of characters. These are then used to express characteristics of a community. If we say the particular species is dominant in the community, what may be possible characters on the basis of such a conclusion? यानी कि अगर हम किसी कम्युनिटी को कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी में ये प्लांट डोमिनेंट है, तो उसको हम किस बेसिस पर कह सकते हैं, इसकी एनालिसिस डिस्क्राइब करेंगे हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स को। उसके बेसिस पर हम तय करते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है या इसकी डेंसिटी अधिक है, तब जो है ये स्पीसीज डोमिनेंट है। These various characters used for such purposes are broadly classified into two major categories. First है analytical characters और second है synthetic characters. Analytical characters, these are generally expressed in the terms of 5-point scale. और second होता है synthetic characters are actually computed from analytic characters. सबसे पहले हम आते हैं एनालिटिकल कैरेक्टर पर। तो एनालिटिकल कैरेक्टर्स, दीज आर क्वांटिटिव विच आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव टर्म्स, एंड सेकंड होता है क्वालिटेटिव, यानी एक्सप्रेस्ड ओनली इन क्वालिटेटिव वे, आल्दो फाइनली ग्रुप्ड अंडर 5-point स्केल। तो एनालिटिकल कैरेक्टर्स, एक तो उसकी क्वांटिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में उसकी क्वांटिटी के थ्रू मेजर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बेसिस पर हम उसके कैरेक्टर को जो है डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो टू टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं एनालिटिकल कैरेक्टर्स। फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, और सेकंड होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। अब सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जिसमें कि क्वांटिटी उसकी जो है डिस्क्राइब की जाती है,
तो क्वांटिटी जिसमें हम क्वांटिटिव टर्म में उसको एक्सप्रेस करें तो कहलाती है क्वांटिटिव कैरेक्टर्स। सबसे पहले कैरेक्टर्स में क्वांटिटिव कैरेक्टर्स, दीज आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव टर्म्स। These include such characters frequency, density, abundance, cover and basal area। ये मेन जो है इसकी क्वांटिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबेंडेंस और कवर एंड बेसल एरिया मेन होता है क्वांटिटिव कैरेक्टर्स में। तो क्वांटिटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है, वेरियस स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी एंड आर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट फाइटोसोशियोलॉजिकल मेथड बाय टेकिंग एनी सैम्पलिंग यूनिट लाइक क्वाड्रेट, ट्रांसेक्ट एंड पॉइंट। डिटेल्स ऑफ दीज मेथड्स, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को अगर हमें मेजर करना है तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए क्वाड्रेट मेथड का यूज़ करते हैं, पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं या ट्रांसेक्ट मेथड का। तो इसमें क्वाड्रेट को हम किसी स्पेशल एरिया में, जहाँ की कम्युनिटी हमें डिस्क्राइब करनी है, उस कम्युनिटी के एरिया में हम उसको क्वाड्रेट को डाल देते हैं, जो कि एक क्वाड एंगुलर जो होता है वो होता है। तो इसको हम क्वाड्रेट को एक जगह पर डालते, उसके अंदर कितने प्लांट, किस स्पीसीज के कितने अधिक प्लांट हैं, तो उसको जो है हम मेजर कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वहाँ पर शो करता है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे अधिक होगी वो वहाँ का डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है। तो इसको हम जो है फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, जिसको कि हम परसेंट में निकालते हैं फ्रीक्वेंसी को। Sampling units in which a particular species occurs, thus frequency of each species is calculated। जैसे फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम परसेंट में निकालते हैं, और परसेंट में निकालने के तो हम किसी अगर कम्युनिटी में फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर, यानी कि जैसे हमें वहाँ पर जितने भी तरह की प्लांट्स हैं उन सब की स्पीसीज को हम अलग अलग जो है उनकी, जैसे कि साइनोडॉन की इतनी है, अगर साइनोडॉन के 10 प्लांट पाए जा रहे हैं, डाइकैंथियम के 5 पाए जा रहे हैं, यूफोर्बिया के 4 पाए जा रहे हैं, तो जितनी भी प्लांट वहाँ पर पाए जा रहे हैं उसके, जैसे साइनोडॉन के 10 हैं, जितने भी हैं तो वहाँ पर हम उसको नोट कर लेंगे। और उस ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड, यानी कि टोटल कितनी हमने फ्रीक्वेंसी कितने उसमें देखी है, यानी कि अगर हम किसी एरिया में क्वाड्रेट डालते हैं तो वहाँ पर साइनोडॉन प्रेजेंट है तो कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कितने में प्रेजेंट है, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, जितने सैम्पलिंग यूनिट की हमने स्टडी की है उन सब का, अगर हमने 5 जगह पे क्वाड्रेट डाला है और 5 जगह पर साइनोडॉन प्रेजेंट है तो उसको हम लिखेंगे 5/5 × 100। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर, जहाँ पर जिस सैम्पलिंग यूनिट में वो पर्टिकुलर स्पीसीज दिखाई देती है वो ऑब्लिक जितने सैम्पलिंग यूनिट की हम टोटल स्टडी करते हैं × 100 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी परसेंट में निकल आएगी। After determining the percentage of frequency each species, various species are distributed among Ronquiers। Ronquiers ने 1934 में 5 frequency classes बनाई थी डिपेंडिंग अपॉन द ये फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, जैसे कि अगर 0 से लेकर 20 तक की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी क्लास लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्लास। तो 0 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्लास हम A रखेंगे, और 21 से ले कर के 40% तक हम फ्रीक्वेंसी क्लास B रखते हैं, और 41 से ले कर के 60 तक
जो है 60 तक लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी क्लास सी हो जाती है। और 61 से 80 61 से 80 तक फ्रीक्वेंसी क्लास डी होती है। और 81 से लेकर के 81 से 100 तब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लास ई आ जाती है। तो इस तरीके से इसके बेसिस पर हम उसको क्लास दे सकते हैं कि अगर किसी भी यूनिट का किसी भी प्लांट का फ्रीक्वेंसी क्लास जिसकी 0 से 20% तक की होगी उसको हम ए क्लास में रखेंगे फ्रीक्वेंसी क्लास, जिसकी 21 से 40 तक होगी उसको हम बी क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास में रखेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस स्पीसीज़ की फ्रीक्वेंसी 41 से 60 के बीच में होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी क्लास सी में रखेंगे, और जिस प्लांट की जो है जिस स्पीसीज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है 61 से 80 तक होगी उसको जो है हम डी क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास में रखेंगे, और 81 से 100% के बीच में जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको हम फ्रीक्वेंसी क्लास ई में रखते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एरिया का क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में फ्रीक्वेंसी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ई जिसका है यानी कि 81 से 100% फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो जो है वहाँ का डोमिनेंट स्पीसीज होगा। मोस्टली अगर हम ग्रासलैंड की फ्रीक्वेंसी अगर कहीं पर किसी कम्युनिटी की मेजर करते तो वहाँ पर साइनोडॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी जो है करेक्ट आइडिया उससे नहीं लग पाता है, लेकिन हम डेंसिटी से वहाँ के सभी उसके जो है मटेरियल को वहाँ का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के यानी कि रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीसीज इनटू द कम्युनिटी, इट प्रोवाइड्स एन आइडिया रिगार्डिंग डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो ये वहाँ पर डेंसिटी शो करता है जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से वहाँ के करेक्ट आइडिया उस स्पीसीज के बारे में नहीं दे पाता है, इसलिए वहाँ पर जो कि कैरेक्टर्स जो होते हैं कोरिलेटेड नहीं हो सकते हैं। तो डेंसिटी के थ्रू जो होता है हम इसके उस वहाँ पर डिग्री ऑफ कंपटीशन का आइडिया आसानी से लगा सकते हैं। तो डेंसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी डज नॉट करेक्ट आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्पीसीज अनलेस इट इज़ कोरिलेटेड विद अदर कैरेक्टर्स such as density. Density represents the numerical strength of species in the community. The number of individuals of the species in any unit area in its density. Density gives an idea of degree of competition. It is calculated as जैसे डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू total number of individuals of species in all the sampling units और oblique total number of sampling units studies। तो यहाँ पर total number of individuals of species all the sampling unit और total number of sampling unit studies। इसमें हम क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि वैल्यू जो होती है वो ऑब्टेन होती है देन एक्सप्रेस्ड एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में। डेंसिटी को हम करते हैं जैसे कहीं पर हमने क्वाड्रेट को डाला, वहाँ की कम्युनिटी में साइनोडॉन की 10 स्पीसीज आ रही है और यूफोरबिया की 5 है, सोलेनम की 6 है, ऑब्लिक जितने भी हमने उसमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स यानी कि जितने हमने सैम्पलिंग यूनिट की स्टडी की है तो उसके अपॉन जैसे 10 अगर हमने 5 जगह कोऑर्डिनेट डाल के स्टडी की है और 5 का मिला करके और ये 10 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, इस तरीके से जितने इनको टोटल कर लेंगे ऑब्लिक 5 तो वो उससे हम कैलकुलेट करके उसकी डेंसिटी को निकाल लेते हैं। तो ये डेंसिटी इससे मेजर की जा सकती है। और नेक्स्ट आता है अबंडेंस। अबंडेंस दिस इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। तो इसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट्स अकरेंस। अबंडेंस मतलब कि कितना एरिया में जो है वो प्लांट पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं जैसे अबंडेंस को टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स और ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीज। तो यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी कितने सैम्पलिंग यूनिट्स में इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और दूसरी चीज़ टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, तो इसको हम इसके थ्रू जो होता है अबेंडेंस, यानी वो एरिया कितना जो है वहाँ पर कितना घना है, कितने वहाँ पर कम्युनिटी में कितने पॉपुलेशन वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका आइडिया हमें आसानी से लग जाता है। बट अबेंडेंस द ऑब्टेन इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स गिव लिटिल आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज। तो अबेंडेंस से भी हमें बहुत सही जानकारी प्लांट के या फिर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं लग पाती है। तो नेक्स्ट है कवर एंड बेसल एरिया। कवर इज नोन एज द एरिया ऑफ द ग्राउंड सरफेस बीन कवर्ड बाई वेजिटेशन और अदर कवरेज इंक्लूडिंग रॉक्स, लिटर, मॉसेस एंड बेयर ग्राउंड। तो कवर जो होता है, ये कवर और बेसल एरिया जो होता है क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डू नॉट गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। तो जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर होता है कम्युनिटी का, उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है पूरी तरह से करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं दे पाता है। सिंस डिफरेंट स्पीसीज डिफर इन दियर ग्रोथ फॉर्म, सच वैल्यूज आर टू बी सप्लीमेंटेड विद अदर कैरेक्टर्स लाइक कवर एंड बेसल। तो कवर एंड बेसल एरिया में कवर जो होता है sometimes used in general sense for the area occupied by a plant, यानी कि जितना एरिया प्लांट ऑक्यूपाई करता है वो उसका कवर कहलाता है। विच में बी द हर्वेज कवर ऑफ द कवर और बेसल एरिया। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर अबव ग्राउंड पार्ट्स। द कवर या हर्वेज कवर signifies primarily the area of ground occupied by the above ground part of plants such as leaves, stems and inflorescence as viewed from above. It is a good measure of the herbage availability. It is estimated by chart, quadrate, line intersect और point frame. तो कवर को जो है कवर एरिया वो कहलाता है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना एरिया या जितना कवर करता है या वेजिटेशन जितना कवर करता है उसमें जो है सभी उसका एरिया आ जाता है। जैसे वो रॉक्स के पास है, लितर है, वहाँ के मॉसेस हैं या बेयर ग्राउंड है, तो ऐसे एरिया में कम्युनिटी में कोई प्लांट कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह में पूरा वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, तो वो वेजिटेशन जो कम्युनिटी फॉर्म कर पूरा घेर रहा है वो उसका कवर एरिया कहलाता है। और जो ग्राउंड के एक्चुअली पेनिट्रेटेड एरिया होता है वो जो है कहलाता है उसका बेसल एरिया। तो कवर एरिया जितना वेजिटेशन एरिया कवर कर रहा है, जैसे अगर इतना एरिया कवर कर रहा है वो, तो वो उसका जो है कहलाएगा कवर एरिया। तो कवर एरिया में जो है इसको हम डिनोट कर सकते हैं जैसे कि कवरेज में कि कितना एरिया कवरेज कर रहा है, जैसे जितने में उसकी लीव्स, स्टेम या इन्फ्लोरेसेंस वगैरह दिखाई दे रहे हों, और उसकी पूरा एस्टिमेशन हम उसको जो है चार्ट, क्वाड्रेट वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, लाइन इंटरसेप्ट के थ्रू कर सकते हैं, पॉइंट फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। तो उसकी कवर एरिया को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना एरिया उसने कवर किया है ग्राउंड लेवल पर, कितना वेजिटेशन कवर किया है। नेक्स्ट उसमें आता है बेसल एरिया। Basal area refers to the ground actually penetrated by the stems and is readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface। यानी कि बेसल एरिया स्टेम का, जैसे कोई भी प्लांट है तो स्टेम का पार्ट जो है कितना एरिया में स्टेम उसका आ रहा है, तो वो उसका बेसल एरिया कहलाता है, जिसमें कि उसके ऊपर ग्राउंड लेयर के ऊपर जो होता है उसका
फ्रूट है, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, सब दिखाई देते हैं। तो स्टेम का एरिया नीचे जितना ग्राउंड लेवल को कवर कर रहा है वो जो है कहलाता है उसका बेसल एरिया। तो readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface. It is one of the chief characteristics to determine dominance. It is measured either 2.5 तक इसको हम मेजर कर सकते हैं। Can above ground or actually on the ground level. It is measured by caliper, line interception और पॉइंट सेंटर्ड क्वाड्रेट मेथड। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं बेसल एरिया को क्वाड्रेट के थ्रू, क्वाड्रेट मेथड से, पॉइंट सेंट्रेटेड मेथड से, या लाइन इंटरसेप्शन के थ्रू, यानी कि लाइन एक जगह से खींच करके उसके आसपास हम देखें कितना एरिया में वो कवर कर रहा है। तो इससे हम उसका कवर एंड बेसल एरिया निकाल सकते हैं, कितना एरिया वेजिटेशन कवर कर रहा है या एक इंडिविजुअल स्पीसीज कितने एरिया को, पार्ट जो है उसका स्टेम कितनी दूर में फैला हुआ है, वो उसका बेसल एरिया कहलाता है। सिंस प्लांट्स डिफर इन दियर ग्रोथ फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन हर्बेज कवर एंड बेसल एरिया, क्योंकि हर एक प्लांट जो होता है उसकी लाइफ फॉर्म अलग अलग होती है। तो लाइफ फॉर्म जिस टाइप का होता है, यानी उसकी ग्रोथ पैटर्न जिस टाइप का होगा प्लांट का, उसके बेसिस पर उसकी कवर एंड बेसल एरिया भी अलग अलग शो किया जा सकता है। अगर कवर वैल्यूज़ किसी स्पीसीज की, अगर हम उसको 6 ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे ग्रुप 1 हो गया, तो ग्रुप 1 जो कि लेस देन 5% हो जाएगा, लेस देन 5%। तो 2 हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा 5 से लेकर के 25 तक, और 3 हो जाएगा 25 से 50% तक, और 4th हो जाएगा 50 से लेकर के 75% तक, और 5th हो जाएगा 75 से 95% तक, और 6th हो जाएगा 95 से 100%। वारेन ब्लैंकेट ने ये 5 ग्रुप्स जो है इंक्लूड किया था। तो वारेन ब्लैंकेट ने इसको 5 ग्रुप में इंक्लूड किया था। पहला था जैसे ग्रुप 1 जो है वो लेस देन 5%, ग्रुप 2 5 से लेकर 25%, ग्रुप 3 25 से 50%, ग्रुप 4 50 से 75%, ग्रुप 5 75 से 95%, और 6 है 95 से 100%। तो ये जो है 6 ग्रुप जो होता है, इसमें से ब्राउन और ब्लैंकेट ने इसमें जो है 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया था 1932 में। तो ये कवर एंड बेसल एरिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में मेनली जो होते हैं फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबेंडेंस, और 4th हो जाता है कवर एंड बेसल एरिया। 4 मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बताने से पहले क्वांटिटेटिव का एक कैरेक्टर छूट गया था, डोमिनेंस जो होता है कि डोमिनेंस इज ए सिंथेटिक कैरेक्टर होता है, बट इसको जो है डॉबरमायर ने कंसीडर किया था एक एनालिटिकल कैरेक्टर एंड एक्सप्रेस दिया था 6 टाइप से। तो वैसे तो डोमिनेंस सिंथेटिक कैरेक्टर्स में रखा गया है, पर डोमिनेंस को जो है डॉबरमायर ने 1959 में इसको एनालिटिकल कैरेक्टर में रखा है, 6 टाइप में एक्सप्रेस किया है। इनफैक्ट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स sometimes many not give correct idea of the species. If we base our conclusion on number, a single or few trees in a grassland, a few grasses in a forest should be a little value. But if we consider
the species on the basis of area occupied or weight, the situation may be different. Thus, in dominance, cover is included as important character. The single tree is grassland may occupy fairly a large area and may have much mass. तो इसमें जो होता है डोमिनेंस को वैसे तो सिंथेटिक कैरेक्टर में रखते हैं, पर डॉवेनमायर ने 1959 में इसको एनालिटिकल कैरेक्टर में रखा है, और इसमें ऑर्गेनिजम्स के नंबर के बेसिस पर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबेंडेंस के आधार पर देखते हैं कि उसमें कौन सी स्पीसीज डोमिनेंट है। इसमें जो है इसकी डोमिनेंसी स्पीसीज की तब तय करते हैं कि कोई भी स्पीसीज वहाँ पर कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर साइनोडॉन की स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर साइनोडॉन सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, कवर एरिया और बेसल एरिया दोनों सबसे ज़्यादा वो कवर कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर साइनोडॉन की स्पीसीज सबसे डोमिनेंट स्पीसीज है। तो डोमिनेंसी को हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कवर एरिया जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में लिया जाता है। कोई भी सिंगल ट्री ग्रासलैंड का अगर कोई ज़्यादा एरिया, लार्ज एरिया में है और बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में है, तब वो उसकी जो है डोमिनेंट स्पीसीज कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जहाँ पर क्वालिटी उसकी डिस्क्राइब की जाती है, तो दीज आर एक्सप्रेस इन क्वालिटेटिव टर्म्स। दीज इंक्लूड्स फिजियोग्नॉमी, फिनोलॉजी, स्ट्रेटिफिकेशन, अबेंडेंस, सोशिएबिलिटी, और जो है इसको ग्रीगेरियसनेस, वाइटलिटी एंड विगर यानी कि लाइफ फॉर्म जिसे कहते हैं, तो उसके बेसिस पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ विच डिस्क्राइब में ग्रुप्ड इन पॉइंटेड स्केल्स। तो इसको पॉइंटेड स्केल्स के थ्रू जो होता है डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी फिजियोग्नॉमी पर। फिजियोग्नॉमी यानी कि उसकी स्वरूप जो होगा, जो वहाँ की वेजिटेशन का, वहाँ की कम्युनिटी का जो वहाँ का स्वरूप होगा। दिस इज द जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन एज डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ फॉर्म ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स appearance can be expressed by single term. For example, a simple look to such a community of plants where larger trees are dominant with some shrubs. Wait till that is a forest. Similarly, on the basis of appearance, it may be a grassland, desert, etc. तो इसमें जो है फिजियोग्नॉमी को हम कर सकते हैं। इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन, यानी देखने में उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस वेजिटेशन का कैसा है, कैसा स्वरूप है उसका। इट्स वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ फॉर्म ऑफ द डोमिनेंट टैक्सा। इट एक्ट्स एज एन इमर्जेंट ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी, हेंस द डिस्क्रिप्शन such as trees, shrubs, herbs are frequently used in characterize the general appearance of the vegetation of a region. तो किसी भी उसकी जो है फिजियोग्नॉमी देख करके वहाँ के वेजिटेशन को हम, उसके वर्टिकल स्ट्रक्चर को, उसके ग्रोथ फॉर्म को, उसके डोमिनेंट टैक्सा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो है कम्युनिटी का एक इमर्जेंट ट्रेट होता है, और डिस्क्रिप्शन ट्री, श्रब, हर्ब के बेसिस पर फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं कि इसका वेजिटेशन यहाँ पर हर्ब टाइप का है या श्रब टाइप का है या फिर ट्री टाइप का है, और ट्री है तो स्मॉल ट्री है या फिर लार्ज ट्री है, तो उसके बेसिस पर उसकी फिजियोग्नॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजियोग्नॉमी जो होता है हम उसको जैसे किसी ग्रासलैंड की फिजियोग्नॉमी, किसी डिजर्ट की फिजियोग्नॉमी, किसी फॉरेस्ट की फिजियोग्नॉमी की वहाँ पर डोमिनेंट जो होगा लार्जर ट्रीज होंगे। किसी ग्रासलैंड की कम्युनिटी अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम जो होंगे ग्रासेस जो होंगे वहाँ पर डोमिनेंट होंगे। अगर किसी डिजर्ट वगैरह के होंगे तो वहाँ पर श्रब्स
जो होंगे डोमिनेंट होंगे। तो ये उसकी फिजियोग्नॉमी को डिस्क्राइब करता है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी जो है डिस्क्रिप्शन होता है। सेकंड होता है फिनोलॉजी, यानी जिसको हम घटना विज्ञान भी कह सकते हैं। फिनोलॉजी it is also include periodicity assumptions. Phenology is the scientific study of the seasonal change, that is the periodic phenomena of organism in relation to their climate. Different species have different periods of seed germination, vegetation growth, flowering and fruiting, leaf fall, seed and fruit dispersal. Such data are individual species are recorded. A study of date and time of these events is phenology. तो इस तरह के जैसे कि जो घटना होती है कि किसी भी उसमें जो होता है, किसी भी प्लांट के में सीड के जर्मिनेशन की स्टेज क्या है, किस डेट में किस टाइम तक होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ कब तक होती है, फ्लावरिंग कब होती है, उसकी फ्रूटिंग कब होती है, लीफ फॉल कब होती है, या सीड या फ्रूट का डिस्पर्सल कब और कैसे होता है। तो ये सभी स्टडी जो कि डेट और टाइम पर उसके इवेंट जो डेट और टाइम का उसमें स्टडी किया जाता है वो इवेंट्स ही कहलाता है फिनोलॉजी। यानी कि हम फिनोलॉजी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिनोलॉजी इज कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ हिस्ट्री of the plant. These events are show a phenogram of some Indian grasses and sages are shown in figure. Thus phenology of different species may differ from each other and in community. तो हम इसकी फिनोलॉजी को कह सकते हैं कि चेंजिंग द कंपटीशन ऑफ कम्युनिटी, यानी कौन सी घटना कब घटना होती है, जैसे कि सीड का जर्मिनेशन कब हुआ, वेजिटेशन ग्रोथ कब हुई, फ्लावरिंग कब हुआ, फ्रूटिंग कब हुआ। तो इन सब का डेट और टाइम जो है उसका इवेंट ही फिनोलॉजी कहलाता है। तो इज नोन एज द स्टडी ऑफ पीरियोडिक प्लांट एनिमल लाइफ साइकिल। तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी या इवेंट्स जो होता है, हाउ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस सीजनल एंड interannual variations in a climate as well as in habitat factors। तो उसकी हैबिटेट फैक्टर्स या उसकी लाइफ हिस्ट्री में कब सीड का जर्मिनेशन होता है, कब उस, तो ये सारे डेट टाइम का जो इवेंट्स होता है वही कहलाता है उसकी फिनोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी उसका स्तरण। स्ट्रेटिफिकेशन इज द मैनर इन विच प्लांट्स of different species are arranged in different vertical layers in order to optimally utilize to physical environment। यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन जो एक मैनर होता है प्लांट का, जो डिफरेंट स्पीसीज जो अरेंज होती हैं डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स में, तो उसे हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जो लेयर बनाती हैं एक के बाद एक, तो वो लेयर कहलाती हैं। जैसे हर्ब्स थोड़े छोटे होंगे, फिर श्रब्स होंगे, फिर ट्रीज होंगे। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन यानी वर्टिकल जो लेयर्स होती हैं ऑर्डर में, तो वो कहलाती हैं उनका स्ट्रेटिफिकेशन। यानी स्ट्रेटिफिकेशन को हम कह सकते हैं एज पॉइंटेड एल्सवेयर। स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द वे इन विच प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज are arranged in different vertical layers in order to make full use of available physical and physiological requirements। तो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर लेयर बाय लेयर जो होता है उन प्लांट स्पीसीज का वहाँ पर अरेंज होना, वही उसका स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। डाटा ऑन स्ट्रेटिफिकेशन आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बाइसेक्ट vertical projection is constructed and structure. The species may be plotted to find out distribution pattern of stem roots of different species। तो ये इसका स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है, यानी जो भी प्लांट स्पीसीज हैं या जो भी डिफरेंट स्पीसीज किस तरीके से वर्टिकल लेयर्स में
अरेंज होती हैं और उनको हम फिजिकल या फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू जो होता है कैसे उसका फुल यूज कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है अबेंडेंस। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में अबेंडेंस हमने उसमें क्वांटिटेटिव में भी पढ़ा था, लेकिन ये अबेंडेंस इसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी कहा जाता है। बाहुल्यता जिसको कहते हैं हम मेजर उसको, यानी कि जो अबेंडेंस होता है आल्दो रिलेटेड विद डेंसिटी, abundance may not be expressed generally in quantitative term. Organisms, particularly plants, are not found uniformly distributed in the area. They are found in smaller patches or groups differing in number at each place. Abundance is divided to 5 arbitrary groups depending upon the number of plants. The groups of very rare, rare, common, इसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आता है वेरी रेयर, रेयर, उसके बाद आता है कॉमन, फिर फ्रिक्वेंट, तो इसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, फ्रिक्वेंट एंड वेरी मच फ्रिक्वेंट। यानी कि अबेंडेंस शो करता है बाहुल्यता को, वहाँ पर कितना अधिकता में वहाँ पर प्लांट्स वो या वो स्पीसीज पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मौजूद है। यानी इसको हम कर सकते हैं इन इकोलॉजी अबेंडेंस इज नोन एज द रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। यानी कितना अधिक संख्या में, कितनी बाहुल्यता में वहाँ पर वो प्रेजेंट है, तो उसकी बाहुल्यता को हम मतलब कि क्वांटिटेटिव में तो हम नंबरिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना अधिक वहाँ पाए जा रहे हैं या कितना कम पाए जा रहे हैं। तो इट इज़ यूजुअली मेजर्ड ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड पर सैम्पल। वैसे तो अबंडेंस को हम नंबर में शो करते, पर ये आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में भी इसको शो कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर शायद ही कोई एकाक मिलते हैं उसको हम वेरी रेयर किसी कम्युनिटी में मिल जाए, जो कम्युनिटी में एकाक स्पीसीज मिल जाए तो रेयर है, और जो कम्युनिटी में बहुत कॉमन उसमें मिल रहे हों तो वो कॉमन में आएंगे, और बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंट में आएंगे, और सब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर पूरी कम्युनिटी को कवर किए हुए हैं तो वो कहलाएंगे वेरी मच फ्रिक्वेंट। यानी कि वो जो वेरी मच फ्रिक्वेंट है वही उसकी जो है डोमिनेंट स्पीसीज होंगी वहाँ की। तो ये इस तरीके से हम उसकी अबेंडेंस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी यानी सामाजिकता। इट डिनोट्स द permitted of the plants to another and express degree of association between species. Some plants species grown better when nearer the each other and produce unique populations. यानी कि हम इसको अगर सोशिएबिलिटी को करें तो प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ द प्लांट टू वन अनदर। प्लांट जनरली ग्रो ऑन आइसोलेटेड इंडिविजुअल, यानी कि जो कॉलोनी टाइप का फॉर्म करते हैं वहाँ पर प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो होते हैं प्रॉक्सिमिटी, यानी कि वन प्लांट जो होता है दूसरे के साथ कितना अधिक एसोसिएशन में वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक्सप्रेस करता है, सोशिएबिलिटी एक्सप्रेस करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बिटवीन स्पीसीज के बीच में, दो या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्रेस करता है सोशिएबिलिटी। और इसको जो है कुछ प्लांट्स स्पीसीज जो होते हैं बहुत अधिक अच्छे से ग्रो करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं बहुत पास बहुत यूनिक पॉपुलेशंस वहाँ पर ग्रो करती हैं, तो वो उनकी जो होती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाती है सोशिएबिलिटी। नेक्स्ट होती है वाइटैलिटी। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि सोशिएबिलिटी को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। S1 is equal to plants found quite separately from each other
दस ग्रोइंग सिंगली, यानी कि ये प्लांट जो होते हैं, स्टेम वगैरह जो होता है प्लांट का, वो सिंगल ग्रो करता है, किसी को ग्रुप में साथ में नहीं लेता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कम होता है। सेकंड होता है H2 ग्रुप। H2 ग्रुप में ये ग्रुप तो होता है 4 से 6 प्लांट इसमें आते हैं, 4 से 6 प्लांट्स एट वन प्लेस, एक ही जगह पर 4 से 6 तक प्लांट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है S3। S3 यानी कि मैनी स्मॉलर स्कैटर्ड ग्रुप एट वन प्लेस, एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो करें तो वो S3 ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट होता है S4। S4 का मतलब होता है कि सेवरल बिगर ग्रुप्स ऑफ मैनी प्लांट्स एट वन प्लेस, यानी बहुत सारा बड़ा सा ग्रुप जो होता है प्लांट्स वगैरह का, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह का ग्रुप जो है एक ही प्लेस पर हो तो उसको S4 ग्रुप में रखा जाएगा। नेक्स्ट होता है S5 यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑक्यूपाइंग लार्जर एरिया, एक बड़े से ग्रुप में जो होता है, बड़ा सा ग्रुप जो होता है बड़ा सा एरिया कवर करे, उसको हम S5 ग्रुप में रखते हैं। तो सोशिएबिलिटी जो होता है, इसको जो है ब्राउन ब्लैंक्वेट 1932 के अनुसार जो होता है 5 सोशिएबिलिटी ग्रुप में रखा जाता है, S1, S2, S3, S4 और S5। S1 में सबसे कम एक ही रहता है केवल, S2 में 4 से लेकर 6 तक प्लांट होते हैं, S3 में बहुत सारे होते हैं, S4 में जो होता है सेवरल बिगर ग्रुप होता है, बहुत सारे स्पीसीज का, बहुत सारे प्लांट्स का, और S5 में एक बड़ा ग्रुप होता है जो कि बड़ा सा एरिया कवर करता है। नेक्स्ट होता है वाइटलिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म। वाइटलिटी लाइफ फॉर्म का यानी उसकी जीवन क्षमता, उसकी जो है जीवन क्षमता क्या होती है। It denotes the capacity of normal growth and reproduction essential for successful survival of species. It depends on weight of species, stem height, root length, leaf area, number and weight of fruit, seed, etc. Play a vital role in the vitality. यानी कि जो वाइटलिटी होती है वो डिनोट करती है वहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसेंशियल जो होता है उसको सक्सेसफुली सरवाइव कर सके। वहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज हैं जो सरवाइव करने वाले, सक्सेसफुली सरवाइव करने वाले जो स्पीसीज हैं, उनकी जो है नॉर्मल ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन की क्षमता को वहाँ पर डिनोट करता है वाइटलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ये डिनोट करता है, जो वाइटलिटी है इसको हम डिनोट कर सकते हैं वेट ऑफ स्पीसीज, स्टेम की हाइट, रूट लेंथ, रूट लीफ एरिया, नंबर एंड वेट ऑफ द फ्रूट, सीड का वेट, इन सब के बेसिस पर हम उसकी वाइटलिटी को हम कर सकते हैं। और जो है वाइटलिटी जो होती है किसी भी एरिया की जो होती है वहाँ पर मेन रोल प्ले करती है। तो वाइटलिटी को ब्राउन ब्लैंक्वेट ने जो है 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, जबकि डॉबरमैन ने 1968 में इसको जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें B1 जो कि प्लांट्स हुज सीडलिंग्स डाई, जो कि इसकी सीडलिंग ही डाई हो जाती है, वो वहाँ पर वाइटलिटी उनकी बहुत कम होती है। B2 जिसमें कि सीडलिंग्स ग्रो करता है बट अनेबल टू रिप्रोड्यूस, सीडलिंग ग्रो तो करता है पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं प्लांट। V3 में आता है रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली, केवल ये प्लांट जो है वेजिटेटिवली ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। V4 में आते हैं जैसे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट अनकॉमन, सेक्सुअली जो है ये रिप्रोडक्शन तो करते हैं पर अनकॉमन टाइप के होते हैं। और B5 होता है यानी कि रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड ग्रो रेगुलरली। तो B5 ग्रुप जिसकी की वाइटलिटी सबसे अधिक होती, B1 जिसकी वाइटलिटी सबसे कम होती, जीवन क्षमता, जीवन शक्ति या जीवन जीने की जो कैपेसिटी होती लाइफ फॉर्म की वो सबसे कम B1 में होगी और सबसे अधिक B5 में होगी, क्योंकि B5 जो होता है इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने की भी क्षमता होती है और रेगुलरली ग्रो करने की भी क्षमता होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आता है वो होता है सिंथेटिक कैरेक्टर्स। ये तो हो गए
एनालिटिक कैरेक्टर्स में 2 टाइप्स के हो गए थे, जो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो है फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, कवर, बेसल एरिया एंड डोमिनेंट, और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में आ गए फिजियोग्नॉमी, फिनोलॉजी, स्ट्रेटिफिकेशन, अबंडेंस, सोशिएबिलिटी एंड वाइटलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक कैरेक्टर। सिंथेटिक कैरेक्टर्स, दीज आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो हम सिंथेटिक कैरेक्टर्स को डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। सिंथेटिक कैरेक्टर होते क्या हैं? दीज आर डिटरमाइंड आफ्टर कंप्यूटिंग द डाटा ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो डाटा होता है उसी को हम जो है कंप्यूटिंग करके डाटा को ये जो है सिंथेटिक कैरेक्टर्स शो करता है। फॉर कंपेयरिंग द वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, कम्युनिटी कंपेरिजन्स नीड्स डू कैलकुलेशन ऑफ दियर सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो इसको हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टर्म में इसको हम कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, यानी कि उसकी वहाँ पर किसी भी स्पीसीज की कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और स्थिरता कितनी है, वहाँ पर इस्टेब्लिश कैसे हो पाते हैं। तो एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, इट इज signifies the percentage frequency of a species। तो ये जो प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस है, ये एक्सप्रेस करता है कि वहाँ पर इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्पीसीज कितने एरिया में कैसे रहते हैं, कॉमनली कम्युनिटी में कैसे करते हैं। यूनिफॉर्मली स्पीसीज जो होते हैं वो सेम टाइप की कम्युनिटी में रह सकते हैं। तो स्पीसीज के बेसिस पर जो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का जो है बिलोंग करता है 5 प्रेजेंस में। जैसे रेयर, यानी कि वहाँ पर 1 से लेकर 20% तक सैम्पलिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट होता है सेल्डम। सेल्डम यानी कि सेल्डम प्रेजेंट, यानी कि 21 से लेकर के 40% तक जो होता है वहाँ पर सैम्पलिंग यूनिट पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद होता है ऑफेन। ऑफेन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट वहाँ पर होते हैं 41 से लेकर के 60% तक, 60% तक, तब वो कहलाता है ऑफेन प्रेजेंट। और नेक्स्ट होता है मोस्टली। मोस्टली प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट का मतलब होता है कि वहाँ पर 61 से लेकर के 80% तक के जो होते हैं 80% ऑफ सैम्पलिंग यूनिट प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट होता है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट जहाँ पर कि 81 से लेकर के 100%, 81 से 100% तक की जो होता है सैम्पलिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, तब वो कहलाता है कांस्टेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट होता है फाइडिलिटी। फाइडिलिटी, द डिग्री विद विच ए स्पीसीज इज restricted in distribution to one kind of commonly such species are termed as indicators। यानी कि fidelity, this is the degree with which a species is restricted in distribution to one kind of community, such species are sometimes known as indicators। तो ये फिडिलिटी यानी कि जो डिग्री होती है स्पीसीज जिस उसमें किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह की कम्युनिटी में किस तरह के प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसकी वो कहलाती है उसकी फिडिलिटी। फिडिलिटी में जैसे फर्स्ट फिडिलिटी होती है, तो फर्स्ट फिडिलिटी फर्स्ट होती है जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं एक्सीडेंटली, फिडिलिटी जो फर्स्ट होती है वो होती है एक्सीडेंटली जो होती है वहाँ पर अपीयर होते हैं। फिडिलिटी 2 जो होती है, फिडिलिटी 2 वहाँ पे प्लांट जो है इन डिफरेंट प्लांट्स में अकर इन कम्युनिटी। फिडिलिटी 3 यानी कि अकर इन मैनी कम्युनिटी बट प्रीडोमिनेंट इन वन, वहाँ पर
बहुत सारी कम्युनिटी होती है पर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज केवल एक होती है, यानी कि प्रिफर आंट वगैरह जो होती हैं वो होती हैं। फिडिलिटी 4 जो होता है ये शो करता है कि स्पेशली प्रेजेंट इन वन कम्युनिटी बट मे ओकेजनली अकर इन अदर कम्युनिटी एज वेल, यानी कि वैसे तो स्पेशली वहाँ पर एक ही कम्युनिटी प्रेजेंट होती है पर ओकेजनली वहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज भी आसानी से प्रेजेंट पाई जा सकती है। फिडिलिटी 5 में अकर ओनली वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड नॉट इन अदर्स, वहाँ पर केवल एक ही कम्युनिटी प्रेजेंट होगी फिडिलिटी 1 में और दूसरी कोई वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव्स में। और नेक्स्ट होता है कैरेक्टर डोमिनेंस। डोमिनेंस नेक्स्ट कैरेक्टर में आता है। नेक्स्ट है डोमिनेंस कैरेक्टर। डोमिनेंस यानी वहाँ पर किस तरह की प्लांट स्पीसीज की वहाँ पर प्रधानता है। इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड कवर डोमिनेंस वैल्यू एज इम्पॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स होता है उसके बेसिस पर हम उसको कर सकते हैं कि वैल्यू इंडेक्स के बेसिस पर, जैसे 4 है 5 है, तो स्पीसीज जो है कम्युनिटी में जितना पाए जाते हैं उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो होती है जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक जो होती है वो डोमिनेंट स्पीसीज कहलाती है। तो इस तरीके से हम डोमिनेंट, ये जो है मेन जो है सिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं जो कि आते हैं। पहला आ गया सिंथेटिक कैरेक्टर्स में प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, दूसरा आ गया कि प्रेजेंट एंड कांस्टेंट, फिर फिडिलिटी के बाद डोमिनेंस। ये जो है तीन मेन कैरेक्टर्स हैं सिंथेटिक कैरेक्टर्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंथेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे सच कैरेक्टर्स इंक्लूड इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन एंड एसोसिएशन इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी, डोमिनेंस इंडेक्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो ये सभी जो होते हैं अदर सिंथेटिक कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।